नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति भी गजब है। वहां कब क्या होगा कुछ पता नहीं। आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में शैतान वेद वाक्य बोल रहे हैं, नीति की बातें हो रही हैं, नैतिकता की बातें हो रही हैं, परंपरा की बात हो रही है, संवेदना की बात हो रही है, जिसका राजनीति में वैसे भी कोई मतलब नहीं रह गया। महाराष्ट्र की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। किस किस खेमे से आ रही है आप देखिए। शरद पवार, जिन्होंने वसंत दादा पाटिल को धोखा देकर उनकी पीठ में छुरा घोंपकर सरकार तोड़ी और अब मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 2019 का जो मैंडेट था, जनादेश था लोगों का, उसको धोखा देकर चले गए शरद पवार और कांग्रेस के साथ वो सरकार बनाई। और उसके अलावा बात कीजिए राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है। आप अपने चचेरे भाई से लड़कर पार्टी से बाहर आए और अपनी पार्टी कभी खड़ी नहीं कर पाए। एक आध विधायक गलती से जीत गए और 4, 6, 7 एक बार सब मैक्सिमम जो है 7 कॉरपोरेटर जीते थे, जिनको उन्हीं के चचेरे भाई ने तोड़ लिया। पैसा तो देकर तोड़ा, 7 में से 6 को तोड़ लिया था। वो सब भूल गए। उनको अचानक याद आया कि रमेश लटके, जो अंधेरी ईस्ट से शिवसेना के विधायक थे, जिनका जो है असमय निधन हो गया, उनकी पत्नी को टिकट दिया है उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने। तो ये सम्मान महाराष्ट्र की परंपरा है। जिसके परिवार का कोई व्यक्ति, उसका निधन हो गया, उसकी जगह पर लड़ रहा हो, तो उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। ये राज ठाकरे कह रहे हैं ये हमारी पार्टी की परंपरा है। कौन सी पार्टी भाई, जिसका महाराष्ट्र में कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए और एकनाथ शिंदे गुट को देखिए। राज ठाकरे ने चिट्ठी लिखी देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस का तुरंत जवाब आया कि मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता, इस बारे में पार्टी फैसला लेती है, तो पार्टी से बात करनी पड़ेगी। और रातों रात पार्टी से बात भी हो गई और नॉमिनेशन वापस हो गया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। अब ये अभूतपूर्व स्थिति है। अगर इस तरह का कुछ होना था तो सवाल ये है कि नॉमिनेशन से पहले क्यों नहीं हुआ। ये मेरी नज़र में ये चाल शरद पवार की है और शरद पवार के दांव में, उनके जाल में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों फंस गए। राज ठाकरे शरद पवार के मोहरे हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। शरद पवार समय समय पर राज ठाकरे का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं और राज ठाकरे हमेशा इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, उनका कोई जनाधार है नहीं। तो जहाँ से उनको थोड़ी ताकत मिल जाए, थोड़ा सम्मान मिल जाए, वहाँ से वो ऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। अचानक उनको हनुमान जी याद आ गए, हनुमान चालीसा याद आ गया। अचानक उनको जो है अजान की आवाज़ बुरी लगने लगी और मस्जिदों से अजान हटाने का अभियान चलाने लगे और एक ही धमकी के बाद डरकर घर बैठ गए। फिर हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। क्यों? क्योंकि उसके बाद बीजेपी ने साथ देने से मना कर दिया। तो अपनी कोई हैसियत है नहीं, आधार है नहीं, तो इसलिए जो है वो पूरे अभियान को उसके बाद उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया। तो जो ताकत एक निर्दलीय सांसद और उसके विधायक पति की है, नवनीत राणा की बात कर रहा हूँ, उतनी भी ताकत राज ठाकरे की नहीं है। लेकिन उसी राज ठाकरे को बीजेपी सर पे बिठा रही है, एक भस्मासुर पैदा कर रही है, जिसकी कोई ताकत नहीं है उसको ताकत दे रही है। राज ठाकरे की अपील पर जिसका समर्थन शरद पवार ने तुरंत किया कि जो है बीजेपी को अपना कैंडिडेट वापस ले लेना चाहिए, और बीजेपी ने आनन फानन में अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। इस संबंध को, इस रिश्ते को क्या कहें? बीजेपी, शिवसेना के दोनों गुट, राज ठाकरे, शरद पवार। अब इनमें आपस में क्या संबंध है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो है जून में ही एमवीए की सरकार गिराकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने और सरकार में शामिल हुई है। अभी जो है उद्धव ठाकरे के गुट के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। माना जा रहा था कि ये दोनों फैक्शंस के अलग होने के बाद, यानी शिवसेना की टूट के बाद पहला उपचुनाव है, इसमें शक्ति परीक्षण होगा कि शिंदे को साथ लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है या नहीं। बीजेपी की स्थिति क्या है मुंबई में? अंधेरी ईस्ट से
बीजेपी का उम्मीदवार अगर जीतता तो उसका असर बीएमसी के चुनाव पर पड़ता। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि शरद पवार अचानक जो है बीजेपी को अच्छे लगने लगे हैं, या राज ठाकरे बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। राज ठाकरे के पत्र को इतना महत्व देना, यही अपने आप में जो है किसी भी राजनीतिक रणनीति के समझदार के लिए समझना मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी को अगर ये संवेदना, अगर ये परंपरा दिखानी थी तो वो बड़ा आसान तरीका था कि एकनाथ शिंदे से अपील करवा देते कि भाई हमारे साथ इन्होंने बड़े लंबे समय तक काम किया है, नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता थे रमेश लटके, और उनके सम्मान में हम लोगों को, हमारे गठबंधन को जो है वो कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। तो उसमें ताकत दिखती। ये जो फैसला हुआ है ये कमज़ोरी का फैसला है। ये फैसला कई तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ताकत को घटाने और उनको बड़ी बुरी स्थिति में डालने वाला फैसला है। कि एक इसका नतीजा तो ये है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे को डरा हुआ था कि वो अंधेरी ईस्ट का चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जो माहौल बनाया गया था कि ये मराठियों के खिलाफ जो है ये कैंपेन है। जिस तरह से ऋतुजा लटके, जो रमेश लटके की पत्नी हैं, वो बीएमसी में क्लर्क थी, उनके इस्तीफे को लेकर सरकार ने जो है जो नाटक किया, उनका इस्तीफा 1.5-2 महीने पहले उन्होंने दिया, लेकिन मंजूर नहीं किया जा रहा था, जिससे वो उम्मीदवार न बन सके। आखिर में वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट के आदेश पर इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। तो आप तो प्याज भी खाया आपने, जूते भी खा रहे हैं। सवाल ये है कि इस रणनीति से बीजेपी को हासिल क्या होने वाला है। इस फैसले के बाद शरद पवार की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी शरद पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के अंदर भी फैसले करवा सकते हैं। वो अपने आदमी राज ठाकरे के जरिए इस तरह का मूव चला सकते हैं और उसको सफल बना सकते हैं। ये शरद पवार ने मैसेज दिया है कि हमको ख़त्म मत समझो, हमको इग्नोर मत करो, हम अब भी ताकतवर हैं और हमको ताकत आप ही देंगे। तो ये देवेंद्र फडणवीस, या उन्होंने किससे पूछा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया, राज्य के नेतृत्व ने तय किया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई के अध्यक्ष के बारे में भी कहा जा रहा है बीजेपी के कि उनका और शरद पवार का बड़ा करीबी रिश्ता है, उनकी भी भूमिका इसमें थी। मुझे नहीं मालूम किसकी भूमिका थी, किसकी भूमिका नहीं थी। मैं तो केवल जो हुआ है, जो सामने तथ्य है, उसकी बात कर रहा हूँ। और तथ्य ये है कि एक निर्णायक लड़ाई से बीजेपी और एकनाथ शिंदे भाग गए, लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो परंपरा और संवेदना और जो है पुराने कार्यकर्ता, इस सब की बात आने लगी। बीजेपी के उस समय के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे, उनका निधन हुआ, असमय निधन हुआ। उनकी खाली की हुई सीट से उनकी बेटी चुनाव लड़ी। क्या कोई और पार्टी उनके खिलाफ किसी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था? मुझे तो याद नहीं है कि वो निर्विरोध चुनी गई। अगर चुनी गई हैं तो मुझे बताइएगा, मैं अपनी बात को ठीक कर लूँगा। सवाल ये परंपरा का इसी समय क्यों याद आया? क्या कोई महाराष्ट्र का नेता ये बता सकता है कि आज तक जितने विधायक या सांसद उनका निधन हुआ है, उनके परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो वो निर्विरोध चुना गया? ये कौन सी अचानक परंपरा याद आ गई जिसका सम्मान करने के लिए बीजेपी इतनी व्याकुल हो गई, इतनी आतुर हो गई? तो महाराष्ट्र में बीजेपी में जो कुछ हो रहा है वो बहुत सी चीज़ें समझ के परे हैं। वो सरकार बनने से लेकर देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और जो हो रही हैं, और ये ताज़ा घटनाक्रम जो है वो समझ से परे। या तो बीजेपी को लग रहा था कि वो ये बाई इलेक्शन हारने जा रही है और ये बाई इलेक्शन हार गई तो उद्धव ठाकरे का अपर हैंड हो जाएगा, एमवीए की ताकत बढ़ जाएगी या उनका हौसला बढ़ जाएगा और बीएमसी के चुनाव में इसका बीजेपी और एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता? मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि ये परंपरा और संवेदना के नाम पर ये फैसला किया गया। अब सवाल केवल इतना है कि राज ठाकरे सिर्फ शरद पवार के इशारे पर कर रहे थे ये काम, या बीजेपी की ओर से भी इशारा था? बीजेपी को बड़ी मुश्किल से, बड़े जद्दोजहद और बड़ी कुर्बानी के बाद ठाकरे परिवार से छुटकारा मिला है। तो आखिर बीजेपी एक और नए ठाकरे को ताकतवर क्यों बनाना चाहती है? क्यों एक नया भस्मासुर पैदा करना चाहती है जो आगे चलकर उसके लिए मुश्किल पैदा करे?
आखिर राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत क्या है, इस बात का तो जवाब बीजेपी की ओर से किसी को देना चाहिए कि उनके पत्र में ऐसी, मतलब उनका अंधेरी ईस्ट में ऐसा क्या, बाकी महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, अंधेरी ईस्ट के चुनाव क्षेत्र में राज ठाकरे का ऐसा क्या प्रभाव था कि उनकी बात अगर नहीं मानती बीजेपी तो उसको बड़ा नुकसान हो जाता। तो राज ठाकरे को इतना सम्मान, इतनी ताकत देकर बीजेपी हासिल क्या करना चाहती है? कुल मिलाकर जो दिखाई दे रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये शरद पवार ने दांव चला और बीजेपी उसमें फंस गई और जानबूझकर खुली आंखों से गड्ढे में गिरी है बीजेपी। या तो दूसरा कारण है, अगर ऐसा नहीं है तो उसका दूसरा कारण एकदम सीधा सा है कि बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर, जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी, वो डरी हुई थी। एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी दोनों के नेता डरे हुए थे कि ये बाई इलेक्शन हम हार जाएंगे या हार सकते हैं। तो चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, इसके लिए तो आपको तैयार रहना होगा। हार के डर से आप चुनाव के मैदान से भाग जाएं, ये इससे बुरी स्थिति किसी पार्टी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी, अगर ये एकनाथ शिंदे गुट का उम्मीदवार होता यहाँ से तो भी एक बार बात समझ में आती कि भाई पुराने साथी थे, उनके साथ काम किया, समझ में आता है, सेंटिमेंट रहा होगा। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी एक विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन से, चुनाव से भाग जाती है, नाम वापस लेने के आखिरी दिन अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेती है। बहाना क्या? बहाना ये कि राज ठाकरे ने एक चिट्ठी लिखी और शरद पवार ने अपील की। तो राज ठाकरे की चिट्ठी और शरद पवार की अपील पर बीजेपी काम आगे भी करने वाली है क्या? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये इक्वेशन है क्या? राज ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इनके बीच में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस एक कदम से कई शंकाएं मन में पैदा हो गई हैं। लोगों के मन में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, सिवाय राज ठाकरे की चिट्ठी के अलावा और शरद पवार की अपील के अलावा कोई स्पष्टीकरण बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ओर से नहीं आया है कि उन्होंने उम्मीदवार क्यों खड़ा किया और क्यों वापस लिया। पहले दिन से अगर खड़ा न करते उम्मीदवार तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन एक बार उम्मीदवार खड़ा करने के बाद दूसरे पक्ष के उम्मीदवार को नॉमिनेशन करने को ना मिले, वो उम्मीदवार न बन पाए, इसके लिए सारी ताकत लगाने के बाद मैदान से भाग जाना, ये कमज़ोरी का लक्षण है। भले ही बीजेपी वो सीट जीतने वाली हो, भले ही उसके नेता कहें कि हम सीट जीत रहे थे, लेकिन ये हार का, कमज़ोरी का, डर का लक्षण है। तो मैं मानता हूं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को इस पूरे प्रकरण में जो है निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो मिल ही गया है। उद्धव ठाकरे ये दावा कर सकते हैं कि हार के डर से बीजेपी ने ये कदम उठाया, हमारे कहने से तो करती नहीं। तो ये बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं के लिए बीएमसी के चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम आत्मघाती है मेरी नज़र में। इसका नुकसान तो निश्चित रूप से होगा, कितना होगा पता नहीं, लेकिन इससे तय होगा कि आगे पार्टी की और इस गठबंधन की रणनीति क्या होती है और उसमें राज ठाकरे की भूमिका क्या होती है। राज ठाकरे को ताकतवर अगर बीजेपी बनाएगी तो अपना इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं करेगी। उनका जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर वाला अभियान था, उससे हाथ बीजेपी ने इसीलिए खींचा कि क्यों एक और ठाकरे पैदा करें, क्यों एक और ठाकरे को ताकतवर बनाएं। एक से छुटकारा पाया है बड़ी मुश्किल से, तो अब उनको गले लगाने के लिए क्यों तैयार हैं। और सरकार बनते ही जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस मिलने गए राज ठाकरे से, जिनका इस पूरे घटनाक्रम में कोई उनका रोल नहीं था, उनकी पार्टी का कुल मिलाकर एक एमएलए है जिसका कोई योगदान नहीं है, उसके बावजूद जिस तरह का भाव राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी दे रही है वो समझ के परे है। उससे कौन सा राजनीतिक फ़ायदा होने वाला है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके समझ में आए तो बताइएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।